मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव है और वहां पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। बड़े बड़े नेता वहां पर दोनों पक्षों से पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी में एक फायरब्रांड नेता हैं अतुल प्रधान, इन्होंने भी पूरा जोर लगा रखा है सभी चुनावों में और कोशिश कर रहे हैं कि जो अपनी युवाओं में टीआरपी है उसके जरिए वोट बटोर सके। मेरे साथ मौजूद हैं प्रधान जी। ये बताइए कि यहाँ खतौली में तो मामला फंसा हुआ बता रहे हैं। नहीं, फंसा हुआ इसलिए नहीं है कि जो जनता में छवि है वो एक तो कैंडिडेट की होती है, दूसरा पार्टी की होती है। जो जनता से वादे किए, जनता को भरोसा दिलाया, खास तौर से किसानों को, नौजवानों को, उन पर पानी फेरने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो वहाँ पर इस समय मौजूदा पूर्व के विधायक हैं, जो अभी मौजूदा रहे कुछ समय तक, उनकी जो छवि है जनता के अंदर वो बहुत नेगेटिव है। मैं लगातार, क्योंकि मेरी सरना विधानसभा के बराबर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और उस जुड़े हुए क्षेत्र की पूरी पट्टियों में आना जाना है, रिश्तेदारी नातेदारी के भी कनेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से भी हम लोग लगातार जाते रहे। तो मैंने वहाँ लोगों में देखा, हर जाति वर्ग के लोगों में देखा कि उनका रिएक्शन है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी और खासतौर से भीमा आर्मी के जो उम्मीदवार इस समय मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। आपने कहा कि मदन भैया को वहाँ से कैंडिडेट बनाया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हासिल करेंगे, लेकिन बीजेपी उन्हीं को मुद्दा बना रही है। कह रहे हैं कि उनकी छवि जो है बाहुबली वाली छवि। अच्छा, आप बताओ, जनता के काम के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी को बाहुबली कहे तो कहता रहे। मान लिया अगर भाजपा के अपने गिरवान में झाँक कर देखें तो बताइए, पूर्वांचल से लेकर इस पश्चिमांतक और बुंदेलखंड से लेकर अवध तक अगर मैं नाम गिनाने लग जाऊं, कितने बाहुबलियों को और कितने अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। अभी यही उम्मीदवार अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे होते तो वॉशिंग मशीन साफ वाली आती और साफ करके मदन भैया को साफ कर देती। अरे, जो आदमी 4 बार पूर्व में एमएलए रहा है, अलग अलग राजनीतिक गतिविधियों में रहा है, चौधरी साहब के समय से लेकर नेताजी के समय से लेकर लगातार एमएलए, जो व्यक्ति निर्दलीय भी चुना गया हो, जनता ने उसको मैंडेट दिया हो, और फिर आप बताइए आपको क्या परेशानी है जब किसी दल और पार्टी ने अपने प्रत्याशी का चयन वहाँ के लोगों से जनता में राय मुशायरा करके, नेता जैसे करते हैं, माने जयंत चौधरी ने उनको टिकट दिया, तो आप अपने कैंडिडेट की खूबी बताइए ना। सर, अभी बीजेपी ने इस मुद्दे के साथ एक दूसरा मुद्दा खड़ा किया है। मदन भैया ने वहाँ पर जो संजीव बालियान के भाई जो दिवंगत हो चुके हैं उनके बारे में कुछ बोला, उनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ बोला। उसके बाद वहाँ पर जाटों का जो समूह है वो खड़ा हो गया है। देखिए, मैं इस अलग बात नहीं करना चाहता। जैसे संजीव बालियान जी, जिस सरना विधानसभा से मैं हूँ, वहाँ के भी वो एमपी हैं, सांसद हैं और मंत्री भी हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता। राजनीति में कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्तिगत होता है तो मैं उसे ठीक नहीं मानता हूँ। समय ऐसा है कि पहले संजीव बालियान जी की तरफ से बातें बोली गई और वो बात बोलने के बाद रिएक्शन में उन्होंने, मैंने सही ढंग से उसको नहीं देखा, लेकिन जो सुना है, उन्होंने कोई बात कह दी और बाद में उनसे ये भी कह दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से कोई बात किसी को अगर गलत लगी हो तो हम लोग उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये खुद वहाँ के कैंडिडेट ने कहा। लेकिन मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए, जब आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी तो होती हैं। तो अपने भी गिरवान में झांक कर सबको देखना चाहिए। हम लोग सब लोगों को नज़दीक से जानते हैं, क्योंकि हम भी यही मेरठ के रहने वाले हैं और इनके सारे क्रियाकलाप जानते हैं। आप ये बताओ, बैंक फ्रॉड जिनने कर रखा हो, क्या इन्होंने टिकट नहीं दिया मेरठ कैंट से? इनके विधायक नहीं बने? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो इनकी पार्टियों में लोग हैं, अगर उनका इतिहास सरकार ढंग से खंगाल ले तो एक एक आदमी ज़मीनों के कारोबार कर रहा है, अनऑथराइज कॉलोनियाँ काट रहा है, बदमाशों के संरक्षण में है, और लूट डग्गामारी वाले जो लोग हैं उनको ये लोग संरक्षण दिए हुए हैं और इनके संरक्षण में सारे वो काम धंधे चल रहे हैं। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, आप भी मेरठ के रहने वाले हैं। जितने अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और जल्दी ही आपके चैनल पे उसकी लिस्ट उपलब्ध कराऊंगा कि कौन कौन से भाजपा के लोगों का काम ज़मीनों का चल रहा है। आप जल्दी देखिएगा, अभी 5 तारीख से शायद पहले ही आपको उपलब्ध करा दी जाए।
बात जो है वो चुनाव से इधर आ गई पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ, लेकिन जिस तरीके से वहाँ जाट महासभा खड़ी हुई है, आप क्या मानते हैं उनको किसी तरह समझा पाएंगे? अरे चौधरी चरण सिंह जी की विरासत और किसानों की बात करने वाली पार्टी लोकदल पार्टी है। लोकदल के वो प्रत्याशी हैं। संजीव बालियान जी हों या कोई आदरणीय नेता हो वहाँ के, कि जो लोकल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी से बड़े नहीं हो सकते। और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी के पास थी। अब उनके बेटे अखिलेश जी और आदरणीय चौधरी साहब के पोते जयंत चौधरी जी के पास है। सर, आपने अभी मुलायम सिंह यादव जी को याद किया, तो वहाँ भी चुनाव है मैनपुरी में, और उनकी विरासत संभालने के लिए डिम्पल यादव वहाँ पर उतरी हुई हैं। वो तो मान लीजिएगा कि वहाँ पर उनका प्रभाव भी है लंबे अरसे से, और वो सीट भी पारंपरिक मानी जाती है, लेकिन वहाँ की क्या चुनौतियाँ, उसके बाद रामपुर के क्या हालात रहने वाले? देखिए, पुलिस का जो रोल है, आप देखिए संस्थाओं पर सुप्रीम कोर्ट कैसे टिप्पणी कर रहे हैं। कहा कि इतनी तत्परता सब खैर खराब है, इतनी तेजी से एक दिन में चुनाव आयुक्त की किस तरीके से नियुक्ति हुई, जब संवैधानिक बेंच में कोई मामला विचाराधीन है और संवैधानिक संस्था पर किस तरीके से टिप्पणी की गई, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरीके से बातें सरकार के लिए कही हैं, तो आप खुद सोच समझ के देखिए कि चुनाव किस तरीके से प्रभावित किए जाते हैं। आप मान रहे हैं कि जैसे रामपुर लोकसभा के बाई पोल में हुआ, बस उसी तरह का कुछ पुनरावृत्ति होने की आशंका है? देखिए, जनता तो इनको हराना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से पैसे का दुरुपयोग और बल का उपयोग, संस्थाओं का दुरुपयोग ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मान लिया जाए कि लोकसभा का जो बाई पोल है मैनपुरी में और रामपुर में जो विधानसभा का बाई पोल हो, वहाँ भी ऐसे ही हालात रहेंगे जैसे पिछले रामपुर में रहे थे? देखिए, मैनपुरी की हालत अलग है। मैनपुरी माननीय नेताजी का अपनी जगह है, वहाँ से उनके लोग जुड़े हुए हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, और मैं समझता हूँ कोई गली मोहल्ला ऐसा होगा जिसमें नेताजी के किस्से कहानी ना बताए जाते हों। और माननीय डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं, हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोग वहाँ पर हैं, मुझे भी कल वहाँ पर जाना है, और मुझे लगता है कि बम्पर वोटों से मैनपुरी सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और उम्मीद ये है कि 8 तारीख को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो तीनों की तीनों उपचुनाव गठबंधन और समाजवादी पार्टी लोकदल का गठबंधन जीतेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि रामपुर का लोकसभा का बाईपोल जैसे हुआ, क्या आप मानते हैं कि बाद में पार्टी जो है वो लगातार आरोप लगाती रही चुनाव आयोग के ऊपर, सत्ता के ऊपर, उसी तरह की कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जनता पर जब तानाशाही ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा अतिक्रमण करने लगते हैं लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके, तो जनता उसका जवाब लोकतंत्र में वोट के माध्यम से देती है। हमें पूरी उम्मीद है कि जनता में जो सोच बनी हुई है, राय बनी हुई है इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की। वोट पिछली बार बूथ तक नहीं पहुंचा था, कैसे निकालेंगे? यही तो हम लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, जनता को वोट डालने का मौका मिले। एक तरफ तो ये लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं कि भाई ज़्यादा मतदान हो, और दूसरी तरफ इन्हीं की पुलिस, इन्हीं के अंडर के लोग लोगों को वोट डालने से रोकते हैं। तो ऐसे कैसे लोकतंत्र आगे बढ़ेगा? हमारी पूरी उम्मीद है कि ये जो चुनाव होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच में इस समय चुनाव आयोग की इज्जत साख पर है, ये जितने उपचुनाव हो रहे हैं ये सब के सब निष्पक्ष होंगे। पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करेगा, जनता को वोट डालने देगा, और 8 तारीख को रिजल्ट भाजपा के खिलाफ गठबंधन के पक्ष में आएंगे। मैनपुरी जहां बम्पर वोटों से जीतेंगे, वहीं दोनों विधानसभा की सीटें हमारा गठबंधन चुनाव जीतेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो अतुल प्रधान दावा कर रहे हैं चूँकि चुनाव आयोग की साख दांव पर है, सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगातार चल रहा है, इसलिए जो निष्पक्ष चुनाव हैं वो तीनों जगहों पर होंगे और विपक्ष जीत हासिल करेगा। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी की जहाँ जहाँ सत्ता है और इतने बहुत सारे योजनाएं और बहुत सारे दावे बीजेपी के अलग अलग नेता करते हैं, वो लगातार उसी आधार पर वोट मांग रहे हैं। मगर देखना होगा कि 8 तारीख को रिजल्ट क्या होता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।